सो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। अपने उसी केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए हम कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। पिछली वीडियोस उम्मीद है आप लोगों ने अब तक जितनी भी मैंने अपलोड करी हैं देख ली होंगी और वहाँ तक की असाइनमेंट्स को पूरा करने की कोशिश भी की होगी और की है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़े से छोटे रिव्यू के साथ। चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। जो हम टॉपिक्स अब तक की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसमें से हमारे हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी मैंने आपको। एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 थी। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, एक रासायनिक समीकरण क्या होता है। इससे पहले हमने ये भी समझा था इन एक्टिविटीज़ के तरीके से कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोला, यानी केमिकल रिएक्शन क्या था, और फिर उसको हमने पेपर पर अगर लेकर आना है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, तो उसका क्या तरीका था और क्या ज़रूरत है उसकी। व्हाट इज़ ए केमिकल इक्वेशन, ये समझने की कोशिश की। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या तरीका है और उसको लिखना क्यों ज़रूरी है। हर चीज़ को हम बोलकर तो समझ सकते हैं, मैं भी आपको बोल के ही समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी बोर्ड पे डिपिक्ट करना पड़ेगा ना कि आप असल में समझ क्या रहे हैं। ये ऑडियो और विजुअल का कॉम्बिनेशन हुआ। ऑडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, विजुअल में हम उसी को लिख कर देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे को याद भी रहे। इसके बाद हमारा था कि क्या केमिकल इक्वेशन लिखने से हमारा काम चल जाएगा। नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा इस लॉ के मुताबिक। ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पिछली बार पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण नियम, जिसमें मैंने कहा था कि इस तरफ के परमाणु और अणु उस तरफ के परमाणु अणुओं के बराबर होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इस तरफ जितना टोटल भार आ रहा हो लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी उतना ही भार आना चाहिए। तो ये सब बातें हमने इसमें डिस्कस करी थी और इसी को लेते हुए हमारा टॉपिक बना था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी हमें अगर इक्वेशन असंतुलित मिली है, एक कंकाली समीकरण मिला है, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। मैंने 3-4 इक्वेशंस के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की थी। तो ये था थोड़ा रिव्यू कि अभी तक हमने किन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट किया है जो हमारे लेसन 1 के थे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग इक्वेशंस की टाइप्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हो गया ना केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन सभी एक जैसी नहीं होती। किसी में आपको एक रिएक्टेंट दिया गया तो उसके पार्ट्स हो गए सिंपलर पार्ट्स, किसी में 2 रिएक्टेंट्स दिए गए आपस में मिलकर उनसे नए प्रोडक्ट्स बन गए। ऐसी हमने पढ़ी थी, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन करवाया था तो हमने पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ दी मैंने आपको 2 चीज़ें थी, मिली एक आपको, ठीक है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक नाम होना चाहिए कि ये कौन सी टाइप में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर इक्वेशंस जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे भी और जो हमने पहले पढ़ी हैं 3 एक्टिविटीज़ के अंदर, उनमें से हर एक का एक नाम है, एक टाइप है, एक किस्म है, एक कैटेगरी है, ठीक है। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हमारा पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन माने जोड़ना, डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कोई चीज अदल बदल कर दी है, एक जगह थी वो दूसरी जगह ले गए उसको, उसने अपनी जगह बदल ली। प्लेस, यहाँ पर है डिसप्लेस, प्लेस माने जगह, डिस मैंने बदल जाना, तो इसका मतलब डिस्प्लेस हो गया। हिंदी में इसका एक टेक्निकल वर्ड है विस्थापन, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वो शब्द तो वही रखेंगे हम, विस्थापन यानी कि स्थान बदल जाना। वी शब्द जो हिंदी में होता है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये इसके स्टार्ट हिंदी में पढ़ते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, तो ये एक तरह से इसका उपसर्ग है, ठीक है। तो स्थापन मैंने उसकी जगह, वी मैंने बदल देना, ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह इसका अगली रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब पहले कंपोजिशन कुछ और थी, बाद में बदल गई, टूट फूट कर कुछ और बन गया, इसको मैं टूट फूट रिएक्शन बोलता हूँ। यानी दिया कुछ और था, कुछ बीच में मिक्स हो गया और नया बन गया, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी टूट फूट कहा हिंदी में, लेकिन आप ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि हिंदी का एक प्रॉपर वर्ड यूज करना पड़ेगा। वो 2 हैं, वियोजन या विघटन। आप कोई एक वर्ड यूज कर लें, वियोजन या विघटन, ठीक है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले वापस आते हैं 2 नंबर पे, डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक चीज का अदल बदल हुआ होगा, जब मैं बताऊंगा टॉपिक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
इसमें किसी एक का, इसमें डबल लिखा है, यानी कि जो मैं अगर आपको दो रिएक्टेंट दूंगा तो दोनों में आपस में कुछ हेर फेर होगा, कुछ अदल बदल होगा। किनका अदल बदल होगा और उनको हम क्या कहेंगे ये यहीं डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ नाम। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। लास्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में दो वर्ड आ रहे हैं, रेड और ऑक्स। इसका मतलब एक में रिडक्शन कमी होना, एक में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कुछ जुड़ जाना, वृद्धि हो जाना, एक्सेस हो जाना। ठीक है, ऐड हो जाना। तो दो शब्दों को मिला के बोला, एक है रेड एक है ऑक्स, यानी रेड ऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों का एक वर्ड। नाम अलग अलग है, रिडक्शन कुछ और होता है, ऑक्सीडेशन कुछ और होता है। तो वो मैं जब टॉपिक आएगा तब एग्जैक्टली बता दूंगा कि इसको जोड़कर हमने एक नाम बना तो लिया है, दो अलग अलग ये टाइप्स। तो इसमें दो टाइप्स अलग अलग हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, नाम एक ही है रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में भी मैंने उसको रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा है क्योंकि कई बार आपके पेपर में यही शब्द आ जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सेम वर्ड है, लेकिन एक्चुअल इसका टेक्निकल वर्ड जो आपकी बुक में भी नहीं है वो है उपापचय अभिक्रिया। इसमें दो वर्ड हैं, एक है उप साथ में चय, ऐसे पढ़ना है उपचय, और एक है अपचय, यानी कि ये जो आ की मात्रा मैंने जोड़ी है, ये उप और अप को जोड़ दिया मैंने, इकट्ठा कर दिया, एक उपचय हो गया एक अपचय हो गया। दो रिएक्शंस अलग अलग हैं, उपचय अपचय, मैंने इकट्ठा करके बोल दिया उपापचय, लेकिन इसका ये वर्ड रेडॉक्स। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड अगर ना याद रहे, याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। कई बार वहां पेपर में टीचर ने उपापचय लिख दिया तो अपने को तो वो शब्द ही नहीं पता होगा, इसलिए पता होना चाहिए किसको बोला था, रेडॉक्स को बोला था। यानी अगर आपसे कहा जाए उपापचय अभिक्रिया की परिभाषा लिखो तो कोई इतना खतरनाक काम नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं। हमने एक टॉपिक लिया था केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमने एग्जाम्पल्स अलग अलग पढ़ी थी। इस एक्टिविटी में कुछ और थी, इस एक्टिविटी में कुछ और थी, और इसमें कुछ और थी। यहाँ पर एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया गया था, यहाँ पर आपको लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड दिया गया था, याद होगा, और यहाँ पर आपको जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की बात की गई थी, लेकिन सभी में अलग अलग काम हो रहे थे। तो ये 5 टाइप्स है। टाइप्स तो और भी हैं, 2 नाम और भी आएंगे बीच में, लेकिन उनको हम यहाँ नहीं गिनते क्योंकि वो एनर्जी के हिसाब से हैं, यानी ऊर्जा के हिसाब से। किसी में ऊर्जा ली गई है, किसी में निकली है। जिसमें ली गई है और जिसमें निकली है उनके 2 नाम हो जाएंगे, वो बीच में ही कहीं जब आएगा टॉपिक तो डिस्कस कर लेंगे, यानी उसको यहाँ नहीं गिनना है। ठीक है, ओके। अब हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करें। पहली टाइप हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। मैंने थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को यहाँ लिखा है, बाकी जब नीचे पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी हाईलाइटेड पोर्शन में। फिलहाल मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। संयोजन मैंने जुड़ना, कम्बिनेशन मैंने जुड़ना। जोड़ने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, इसका मतलब आपके पास कम से कम 2 रिएक्टेंट्स होंगे, कम से कम, जिनका एक प्रोडक्ट बनेगा। 2 रिएक्टेंट, लेकिन आंसर एक आएगा ऐड होने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि उस तरफ भी 2 प्रोडक्ट्स आ जाएं आपके पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 और राइट हैंड साइड में भी 2, ये नहीं होने वाला। ठीक है, एक ही होगा, सिंगल। 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर मैं आपको दे दूं रिएक्टेंट्स, या आप लेते हैं, कंबाइन, जुड़ते हैं, टू फॉर्म, बनाने के लिए, ए न्यू सिंगल प्रोडक्ट, एक बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट यानी उत्पाद, अकेला उत्पाद। 2 अभिकारक चाहिए, एक उत्पाद बनेगा। ऐसी रिएक्शन का नाम हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें कुछ नया आपस में मिलकर बन तो गया, लेकिन अब ये बिल्कुल मत सोचना रिएक्शन के अंदर कि ये आपस में मिलकर इनको तो बना दिया, तो इनमें आपस में क्या कोई आपस में भी हेर फेर हुआ है? नहीं, सिर्फ इनके बीच में एक शब्द आता है जो आपकी बड़ी क्लासेस में आके जाके डिस्कस होगा, कि अभी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा ये दोनों आपस में जुड़े कैसे। यहाँ तो शब्दों में लिखा है ना, मैग्नीशियम कैसे जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, जब क्रिया करवाई गई तो आप लोगों को 2 आइटम दी गई थी, या मैग्नीशियम का रिबन पकड़ाया गया था, ऑक्सीजन की फ्लेम दी गई थी, तो आप लोगों को वहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो नीचे पाउडर फॉर्म में आपके पास एक प्याली के अंदर चीज़ आ गई थी। एक्टिविटी 1.1 को याद कीजिए, ठीक है ना। तो असल में ये जुड़ कैसे गए, तो इसके पीछे एक साइंस काम करती है। एक शब्द है आबंध, आबंध, हिंदी में बॉन्ड, इंग्लिश में सॉरी,
इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, हिंदी में आबंध बोलते हैं। ये बनते किनके बीच में है? इसके इलेक्ट्रॉन लेंगे हम और इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन दो हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, शेयरिंग, पेयरिंग, ये बड़ी क्लासेस की बातें। सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं। वो आपस में जुड़ने के बाद एक नया प्रोडक्ट रेडी हो गया, यानी कि बॉन्ड इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो कई जगह पे बॉन्ड जुड़ते हैं, कई जगह पे टूटते हैं, कहीं पर जुड़ेंगे तो कहीं पर टूटेंगे। आगे आगे टाइप्स में धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो इसका मतलब किसी रिएक्शन के अंदर आपस में परमाणुओं में कोई बदल नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा था द्रव्यमान संरक्षण नियम के मुताबिक जो परमाणुओं की गिनती इस तरफ है वो उधर भी होनी चाहिए, तो वो तो नहीं बदलती, ठीक है। सिर्फ दो तत्व आपस में जुड़ने के लिए कोई गोंद चाहिए ना, फेविकोल चाहिए। उस फेविकोल का नाम है बॉन्ड, BOND, हिंदी में आबंध। आपका टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया मैंने कि दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स जब भी आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, संयोजन करेंगे, तो उसके लिए संयोजन करने के लिए जिसका सहारा वो लेते हैं उसका नाम था बॉन्ड। कभी MCQ में आ जाए तो ये शब्द याद रखना, आबंध हिंदी में। तो इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है, अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1.4 इसी टॉपिक की एक्टिविटी 1.4 है। 1.3 तक की वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं, अब 1.4 है। कुछ इसके उदाहरण, कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैंने कहा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही मिला। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन दो जोड़े, ये कार्बन मैंने तत्व लिया है, ऑक्सीजन मैंने गैस की शक्ल में ली है, दोनों आपस में जुड़ के नई गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। मैंने इनको बैलेंस नहीं किया है क्योंकि बैलेंसिंग हमारा पिछला टॉपिक हो चुका है। मैंने इनको अभी अनबैलेंस्ड ही रखा है क्योंकि हमें सिर्फ टॉपिक समझना है, बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं अभी हम पढ़ेंगे। वो आप कर सकते हैं बैलेंसिंग का तरीका, अगर आपको इनको बैलेंस करना भी है तो कुछ तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जैसे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, ठीक है। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है या इसको बैलेंस करना है तो आप पिछली वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, बैलेंसिंग कैसे की जाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे रहोगे, बड़ी बड़ी इक्वेशंस की बजाय छोटे छोटे इक्वेशंस को लेकर। इसलिए पिछली वाली वीडियोस को सिर्फ इग्नोर नहीं मारना है, कभी कभी उनकी ज़रूरत आपको दोबारा पड़ेगी, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन मैंने गैस की शक्ल में ली, ऑक्सीजन ली, मैंने गैस की शक्ल में ली, लेकिन दोनों को मिलकर पानी H2O बना दिया, क्योंकि आपको पता है पानी में दो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको मैंने अनबैलेंस्ड ही छोड़ा है, बैलेंस नहीं किया हुआ मैंने, क्योंकि देखो H2 इधर है, H2 इधर है, लेकिन इधर O2 है, इधर O है, मैंने बैलेंस नहीं किया, आप कर लेना, ठीक है। ये मेरे को समझाना क्या था, हमने दो सब्सटेंसेस लिए, मैंने कहा ज्यादा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। अभी दो वाले लिए हमने, ठीक है, मिलकर कंबाइन हो गए, टू फॉर्म, बनाया क्या, सिंगल प्रोडक्ट। इधर सबके सिंगल ही हैं, देखो इधर दो दो हैं, इधर सिंगल, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन अगर आपके सामने दे दी जाए और इस तरह की कोई रिएक्शन आपको, यही नहीं कहा हमने, कोई रिएक्शन आपको मैंने सामने दे दी और आपसे पूछा इस रिएक्शन की किस्म बताओ, प्रकार बताओ, टाइप बताओ, टाइप ये है, नाम ये है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। आपको पहचानना कैसे है, इधर दो या तीन होंगे लेकिन उधर एक ही होगा, क्लियर। इस तरह से पहचान के आप बता देंगे कि उसकी प्रकार, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन है, अब अभ्यास के अंदर आपको इक्वेशन दी गई है, वो उसको ये दो चीजें पूछ रहे हैं, इसको बैलेंस भी करो और इसकी प्रकार भी बताओ। तो आपको दो काम करने हैं, बैलेंस भी करना है और प्रकार का नाम भी बताना है, यानी कौन सी किस्म की इक्वेशन है। तो प्रकार पहली हमने डिस्कस की, अभी बाकी अभी करेंगे। डिस्कस होने के बाद आपको इजीली पता लग जाएगा देखकर कि ये कौन सी किस्म में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक लास्ट इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, जो मैं अभी इसको हटाने के बाद, इस टॉपिक को यहाँ से हटाने के बाद इसको अलग से भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लास्ट है, ये है Ca, ये है O, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आई रिपीट, कैल्शियम ऑक्साइड। पिछली वीडियोस में से किसी वीडियो में याद कीजिए, मैंने कहा था O2 लिखा है तो वो ऑक्सीजन गैस है, अगर O अकेला है तो उसको हमने एलिमेंट बोला और उसका नाम ऑक्साइड है, जुड़ने के बाद ऑक्साइड है। वैसे अकेला O लिख दूं कहीं पर अलग से तो वो ऑक्सीजन ही है, लेकिन जब वो किसी के साथ लग गई तब उसका नाम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में क्या लिया मैंने, ये क्या है, ये तो पहचानते हो सभी,
H2O, वाटर। दोनों को मिलाने के बाद एक ही प्रोडक्ट बना, इसी तरह की हो गई ना। इसका नाम क्या है? कैल्शियम। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको, ये जो पूरा OH है इसको क्या बोलना है? हाइड्रो ऑक्साइड। हिंदी में भी हाइड्रोक्साइड ही है, कोई नया वर्ड नहीं लेना। H पहले बोलना है, हाइड्रो, O बाद में बोलना, ऑक्साइड। गलत नहीं बोलना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग नहीं बोलने। लिखना O पहले है, OH बाद में है, लेकिन H को बोलना पहले है लिखते वक्त, और O के स्पेलिंग बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोडक्ट बना? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, इधर वाटर। जल मिलाने के बाद क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी अनबैलेंस्ड ही है। कैसे? ये जो बाहर 2 लिखा है ना, ये H का भी है, O का भी है, दोनों का। ठीक है, ये 2 H के लिए भी है, यानी H भी 2 हैं, O भी 2 हैं। और कैल्शियम के पैरों में क्या है? यहाँ पे 1। इधर देखो, कैल्शियम के पैरों में 1, ऑक्सीजन के पैरों में 1 है, इधर भी 1 है, 1 और 1 2, इधर है ना 2 है। H के पैरों में क्या है? 2, इधर क्या है? H के पैरों में 2, ये भी, ये बैलेंस्ड है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने लास्ट वाली लिखी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड अब इस टॉपिक के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अपने टॉपिक को समझा दिया है कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे इसी के अंदर ये रिएक्शन से संबंधित कुछ और बातें। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके बारे में मैंने अभी बात की थी, जहाँ पर मैंने लिखा था कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस वाटर लिखा है, और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने उसको संयोजन अभिक्रिया में लिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिया। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको समझा दी, संयोजन अभिक्रिया कैसे पहचानोगे ये समझा दिया। 2 रिएक्टेंट होंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा। अब कुछ वो जो लास्ट रिएक्शन है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको 5 नाम बताए थे, मैंने ये कहा था 2 और भी होते हैं, उनमें से एक यहाँ पर अब आएगा। ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करते हुए बताऊंगा। रिएक्शन एक बार फिर से, ये आपकी बुक की एक्टिविटी 1.4 है। नाउ कंसंट्रेट ऑन द एक्टिविटी 1.4। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी के क्वेश्चंस बेटा आपके पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसा एक डायग्राम दे देंगे, या डायग्राम के साइड पे ये जो मैंने एरो लगाए हैं उनमें से एक नाम कोई आपको दे दिया और बाकी खाली छोड़ दिए, तो आपको वहाँ कहा जाएगा लेबल दीज पार्ट्स। तो इसलिए डायग्राम किसी भी एक्टिविटी का जो भी आपकी बुक में दिया है, आपको उसको लर्न करना है। डायग्राम को इग्नोर नहीं मारना है। डायग्राम के अंदर जो भी नाम आ रहे हैं उनको दिमाग में बिठाओ, अपनी आंखों के कैमरे से दिमाग में पिक्चर उसकी छापो कि अगर पेपर के अंदर ये डायग्राम आए हम पहचानेंगे कैसे कि ये किसका है। अभी यही डायग्राम अगर आपको आ जाए और मान लो ये तीनों नाम आपको वहाँ दिए हों और आपको सिंपली ये पूछा जाए ये डायग्राम किसका है, किस रिएक्शन का है, तो आपका जवाब होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। हमें जो रिजल्ट मिला वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी ये डायग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच की रिएक्शन दिखा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में बोलना है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, 2 तरह का होगा, एक होगा बुझा हुआ चूना, वो ये है जो रिजल्ट में आया था, जो आपको हमने दिया वो बिना बुझा हुआ चूना है। अब ये क्या है, कैसी शक्ल है, ये मैं अभी बता देता हूँ। पहले ये समझ लो कि अगर ये डायग्राम आता है तो आप लोगों को कई क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इसकी लेबलिंग। दूसरा, इसके साइड में आप अपनी बुक खोलेंगे, एक्टिविटी 1.4 में उन्होंने आपको एक हाथ दिया हुआ ऐसे लगाकर, इसके साइड पे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मतलब वो हाथ इसको टच करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस हाथ के टच करने का क्या मतलब है। तो हाथ के टच करने का मतलब है हम ये जजमेंट लगा रहे हैं कि जो हमारा ये बीकर है, ये जो हमने लिया है कांच का बर्तन, ये गर्म है या ठंडा है। हम उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, उससे चेक कर रहे हैं। याद होगा जब हम पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था किसी भी रिएक्शन के होने के लिए कम से कम 3 बातें होनी जरूरी हैं। कलर का चेंज, तापमान का बदलाव यानी चेंज इन टेम्परेचर, कोई गैस बने, या चेंज इन स्टेट। ऐसी 4 पॉइंट्स हमने लिखे थे, फैक्टर्स। ठीक है, उसमें से ये हाथ यहाँ पे जो बुक में बना हुआ है उस पेज पर, उस एक्टिविटी में 1.4 में, वो हाथ उसमें से एक बात को दिखा रहा है कि हम टेम्परेचर चेंज नोट कर रहे हैं।
के इस बीकर पे हमने ये चीज़ डाली थी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या इसके डालने के बाद और पानी में डालने के बाद कुछ गर्म ठंडा कुछ महसूस हुआ? ऐसा समझ में आ गई? तो अब ये तो हो गई इस डायग्राम से रिलेटेड बातें। तो इस डायग्राम में हमने क्या क्या लिया हुआ है? बीकर, हमारे पास वाटर है और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल, जिसका कैल्शियम ऑक्साइड नाम केमिकल नाम है, लेकिन उसी का घर वाला नाम यानी कॉमन नाम इंग्लिश में क्विकलाइम, इंग्लिश में क्विकलाइम, हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्विकलाइम, व्हाट इज कॉल्ड क्विकलाइम इन साइंस, क्विकलाइम को साइंस में क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। या व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का घरेलू नाम क्या है? क्विकलाइम या बिना बुझा हुआ चूना हिंदी में। तो आपको दोनों बातें याद करनी है कि बिना बुझा हुआ चूना का साइंस में नाम क्या था या साइंस वाले नाम का घरेलू नाम क्या था, दोनों बातें याद करनी है। नीचे पीडीएफ लिंक जो आपको दिया जाएगा वहां पे हाईलाइटेड में ये सारा कुछ लिखा हुआ है ताकि आप वहां से याद कर सकें, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही मार्क्स दिलवा देते हैं, साइंस में बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके। बड़े क्वेश्चन भी जो आता है या 3 या 4 मार्क्स का, वो डायग्राम देकर नीचे 4 क्वेश्चन पूछे होते हैं छोटे छोटे नंबर के, ठीक है। तो अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। ये तो पानी है, लिक्विड फॉर्म में लिया, ठीक है। ये हमने सॉलिड फॉर्म में लिया और उस तरफ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला वो मुझे एक्वस फॉर्म में मिला। कौन सी फॉर्म में मिला? एक्वस। वो कैसे पता लगा? एक्वस मैंने द्रव की शक्ल में, क्योंकि पानी मिलाया हुआ है, पानी में घोल बनाया गया होगा तो वो घोल की शक्ल में मिला। उसका नाम क्या है? उसका साइंटिफिक नाम तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और घरेलू नाम क्या है? स्लेक्ट लाइम, हिंदी में बुझा हुआ चूना, हिंदी में बुझा हुआ चूना। तो जो गीला हो गया उसको बोलना है बुझा हुआ चूना, और जो सूखा दिया था उसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आ गई? इस तरह से याद रखना है। इंग्लिश वालों के लिए सूखे वाले का नाम है क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और गीले वाले का नाम क्या है पानी मिलाने के बाद? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड माने गीला। समझ में आ गई? पहले तो रिएक्शन को समझा, रिएक्शन में ही बहुत कुछ था, उसी में से कई क्वेश्चन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इसको टच करने से तापमान बदल रहा है, यानी इसमें गर्मी निकल रही होगी तभी बदल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको घर की तरफ लेके चलता हूँ। घर में कलियां होती हैं, कलियां करने के लिए किसी के एक बड़े से ड्रम में पानी डालकर उसमें चूना डाला जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा चूना डालते ही बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। अब यह सवाल ये पैदा होता है पहले चूना डालना है बाद में पानी, या पानी पहले डालना और चूना बाद में? दोनों में फर्क है, याद करिए। अम्ल पहले डाला गया था कि जल? वाटर पहले या एसिड पहले? वाटर पहले, एसिड बाद में। उसमें ऐसा किया गया था। इसमें उल्टा है, इसमें पहले चूना डालेंगे, पानी उसके ऊपर धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? ऐड स्लोली, धीरे धीरे। ये ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने ऐड स्लोली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्टिविटी में पानी पहले डाला जाएगा या चूना पहले डाला जाएगा, यानी कि क्विकलाइम पहले डालेंगे कि वाटर पहले डालेंगे? तो आपका जवाब होगा क्विकलाइम पहले डालेंगे, वाटर बाद में डालेंगे। और वाटर को कैसे डालना है? ऐड स्लोली। फट से बाल्टी नहीं पलट देनी उसमें, ये उछल के भी आ सकता है आपके ऊपर, गर्म होता है। समझ में आ गई? वैसे हाथ लगाएंगे चूना कुछ नहीं पता लगना, लेकिन चूने में पानी डालने के बाद उसमें बहुत सारी गर्मी रिलीज होती है, बहुत सारी। उसको आप उस वक्त घोलने के वक्त जरा उंगली लगा के देखना, वो बहुत गर्म होता है, इसलिए उंगली से नहीं डंडा डाल के घोला जाता है उसको। समझ में आ गई कि नहीं? कि वो इसका मतलब अब यहां पर आते हैं, ये देखो लिखा हुआ बिकॉज ऐड स्लोली क्यों करना है? इसका जवाब बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, कि बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। और जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल इक्वेशन में ऊर्जा बाद में बाहर आए, यानी दो चीजों के रिएक्ट करने के बाद ऊर्जा पैदा हो जाए, उस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में। हिंदी में ऊष्माक्षेपी। हिंदी वालों के शब्द ही टेक्निकल होते हैं थोड़े से। इसमें लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मैंने गर्मी, एक्सो मैंने बाहर आना, एक्सो मैंने बाहर आना, ऊर्जा बाहर आई है। कब आई? जब आपने
चूने के ऊपर पानी डाला, उस वक्त काफ़ी सारी हीट बाहर आई। हीट कोई आग के रूप में बाहर नहीं आनी, हाथ लगा के पता लग जाएगा बर्तन को कि बर्तन गर्म हो गया। समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऊर्जा रिएक्ट करने के बाद बाहर आती है, पैदा होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में, और हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ताप पैदा हो, ऊर्जा पैदा हो, या हीट इवॉल्व इंग्लिश में बोले, उसको बोलते हैं ये रिएक्शन। तो मैंने आपसे बोला था ना 5 के अलावा भी 2 हैं, उनमें से एक नाम ये था एक्सोथर्मिक। और ये किसके आधार पे मैंने नाम बनाया है? किसी रंग के आधार पे नहीं, किसी दोनों के रिएक्टेंट के आपस में मिलने के आधार पे नहीं, किसी रिएक्टेंट के टूटने के आधार पे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। सिर्फ एक बात, तापमान पैदा हुआ यानी ऊर्जा पैदा हुई या बीच में यूज हुई। किसी में यूज होगी, किसी में पैदा होगी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी ना हमने, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसमें ऊर्जा दी गई थी ना, यानी कि ऊर्जा मैग्नीशियम ने ले ली। ठीक है, तो उसका नाम कुछ और है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा, इसी में आएगा, लेकिन तापमान के हिसाब से, ऊर्जा लेने देने के हिसाब से उसका नाम कुछ और है। तो ऊर्जा लेने देने के हिसाब से सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। एक का नाम यहां आ गया, जिसमें ऊर्जा पैदा हुई, वो ये नाम है, लेकिन जिसमें ऊर्जा ली गई वो नाम मैं अभी बताऊंगा। आपको याद होगा हमने प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन की थी, फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, वहां आपने सूर्य की ऊर्जा उसको दी थी ना, तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा यूज भी हुई है, उसमें ऊर्जा पैदा भी हुई थी, बाद में ऑक्सीजन पैदा भी होती है उसमें। ठीक है, तो वहां पर ऊर्जा पैदा हुई थी तो ये नाम है, लेकिन उसमें ऊर्जा ली भी गई थी, यानी उसमें हीट ली गई थी का नाम मैं बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताएंगे। अभी एक टाइप याद कर लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो यानी कि ऊर्जा पैदा हो। बात समझ में आ गई? अभी आगे चलते हैं हम। यहां पर मैंने आपको कुछ बातें बता दी, ठीक है। अब आते हैं कि इसकी रिएक्शन, यानी मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैल्शियम ऑक्साइड और किस काम आता है? ये तो चूना हो गया, ये पानी हो गया, वो चूने का घोल हो गया। ये चूने का घोल कहाँ लगाते हो? कलियां करने पे लगाते हो ना। इसका मतलब मैंने क्या लिखा नीचे देखो, किसके लिए काम आता है? यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी कि कलियां करने के काम आता है। करते हैं ना, देखे ना कई बार आपने, व्हाइट सा रंग मार रहे होते हैं, है ना, तो उसको ये किस काम आता है? बुझा हुआ चूना किस काम आता है? यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, अब पानी इसमें मिला हुआ है ना, इसका मतलब वो कली लगने के बाद ये सूखेगा भी, दीवार पे लगा दी, सूखेगा ना। आपके आसपास वातावरण है, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और भी गैसें मौजूद हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसको दीवार पे कलियां करने के लिए यूज किया गया, ये 2-3 दिन उस पे लगा रहेगा दीवार पे और सूखेगा। लेकिन उस सूखने के साथ साथ आसपास के वातावरण के साथ भी तो रिएक्ट करेगा। ये नई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले ये 2 दिए गए थे, ये बना, अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है? दीवार पे लगने के बाद, दीवार पे रंग पोत दिया, ये हो गया, व्हाइट वॉशिंग हो गई, दीवार चमक गई, सफेद रंग की हो गई। ठीक है, लेकिन वो सफेद रंग धीरे धीरे सूख रहा है। हमें ऐसा ही लगता है ना नॉर्मल घरों में कि अब तो सूख रहा है, लेकिन कभी ये देखा कि इसके सूखने के बाद दीवार पर जो थोड़ी बहुत शाइन आई है, जो सफाई आई है, वो कहां से आ गई? इसके लगने से आ गई? नहीं, ये तो चूना था। ठीक है, तो फिर ये ऐसा किसके साथ और जुड़ा होगा आगे, जो हमें दिखाई नहीं दिया? इसमें पानी तो पहले ही मौजूद है, ये रहा, पहले ही मौजूद है, यही सूख रहा था, ये तो गया उड़। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा केमिकल है, ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, सूखते सूखते कली हो गई, सूखते सूखते ये किसके साथ मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने नहीं दी इसको वातावरण से मिली। जब कार्बन डाइऑक्साइड आप लेफ्ट साइड पे लेंगे, इस तरफ रिएक्टेंट साइड पे, उस तरफ कार्बोनेट बनेगा, ये रहा कार्बोनेट CO3। इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये क्या है?
CO3, इसका नाम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी में भी यही लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, नया कुछ नहीं बनाना वहाँ पे। Ca क्या है? कैल्शियम। मैंने आपसे कहा था ना कि अब रिएक्शनें इस शक्ल में आएंगी। अब बार बार मैं वो शब्द समीकरण नहीं लिखने लगा हर जगह, वो मैंने आपको टॉपिक पिछली वीडियो में बता दिया। लेकिन एक बात मैंने ये भी कही थी कि आपको शब्दों के संकेत आने चाहिए, उसकी मदद इसी चैप्टर में जहाँ जहाँ संकेत आते जाएं वहाँ वहाँ याद करते जाओ कि किसको क्या बोला। नहीं तो एक 9th की बुक का जिक्र किया था मैंने कि वो बुक का एक पेज भाई अपने सामने रखो, कहीं से फोटोस्टेट करा के रखिए, वो इस चैप्टर में और पूरी साइंस में जब जब हम आगे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के टॉपिक्स करेंगे बीच बीच में इनकी बातें होती ही रहेंगी। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल इसको क्या बोला है? कैल्शियम। क्या बोला है इसको मैंने? ये लिखा भी है मैंने, Ca कैल्शियम, हिंदी में कैल्शियम। CO3 को क्या बोला? कार्बोनेट, हिंदी में कार्बोनेट। साथ में मैंने क्या लिखा है? वाटर। अब सोचने वाली बात ये है, ये वाटर कहाँ से पैदा हो गया? इसकी भी बात बता देता हूँ। मैंने अभी कहा था ये क्या है? ये गीला चूना, घोल। ये सूखने के बाद धीरे धीरे जब सूख रहा था, कौन सी गैस इस पे अटैक कर रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में भी तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सर ने कहा था इस तरफ 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, उधर तो सिंगल प्रोडक्ट आएगा, और मैंने 2 लिख रखे हैं। ठीक है, सिंगल ही प्रोडक्ट आया। बात कलियों की हो रही है ना, ये कली के ऊपर जो शाइन आपको नजर आती है वो ये है, यानी पहले आपने जो कली मारी थी दीवार पे वो ये, उसके बाद सूखते सूखते जिस गैस के साथ मिली वो ये, उस गैस को हमने नहीं देखा था, लेकिन इसके साथ मिलने के बाद सूखने के बाद जो थोड़ा बहुत दीवार पे सफाई नजर आई आपको, शाइन, वो ये। यानी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द शाइनी सब्सटेंस, यानी वो चमकदार पदार्थ जिसकी वजह से दीवार कली करने के बाद बिल्कुल साफ दिखने लग गई, उस चमकदार पदार्थ का, उस शाइनी सब्सटेंस का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दीवार पर कली करने के लिए सबसे पहले जिस रिएक्टेंट को लेना है उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले ये लिया था, चूना। ठीक है, और दीवार पे होने के बाद, कली होने के बाद इमीडिएट बाद जो आपको मिला वो क्या था? वो ये था। सभी बातें अलग अलग हैं। सबसे पहले क्या लिया था, फिर क्या बना, कली कब हुई, कली होते ही क्या बना था, लेकिन कली होने के बाद 2-3 दिन सूखते सूखते जो शाइनी सब्सटेंस बना वो कौन सा था? वो ये था। तो ये 1, 2 और ये 3 दिन का प्रोसेस। वो क्या है जो मैंने कहा था यहां सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए? भाई जो शाइनी सब्सटेंस बना है उसमें थोड़ा मॉइस्चर तो होगा कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा? दीवार में थोड़ा सा गीलापन होता है, वो धीरे धीरे वेपोरेट हो जाता है, वो है, वो लिखा है मैंने उसके लिए। ये बेसिकली क्या है? इवेपोरेशन वाटर, यानी कि वाटर है इसी में मिला हुआ है, कहीं उड़ नहीं गया था, तो बीच में ही है, धीरे धीरे सूखता रहेगा। फिर वो जब आप हाथ धीरे धीरे जब सूखता है, कई टाइम पाके सूखता है, एकदम से नहीं सूखता। फिर जब आप हाथ लगाते हो हाथ पे लग जाती है ना कली सूखी सूखी सी, इसका मतलब अब उसमें कली में से पानी उड़ चुका है। पर जब हुई थी 2-3 दिन के प्रोसेस में तब तो था, इसलिए वो लिखना जरूरी था। अब समझ में आया? प्रोडक्ट एक ही बना है, ये तो इसका हिस्सा है। ठीक है, तो कई बार इस तरह की भी बेटा रिएक्शन आ जाती है जिसमें आपको इस तरफ आपको 2 चीजें दी गई हैं और उस तरफ भी आपको 2 ही नजर आ रही होती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को मिला के चीज एक ही बनी है, किसी का फेरबदल नहीं हुआ है। मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हटकर यहां चली गई, OH हटकर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं है। में मिक्स हो गए, ये मिक्स हो गया इसमें, और मिक्स होने के बाद ये कली अलग नजर आ रही है, वो तो सिर्फ इसका पार्ट है जो यहां से आया OH से। समझ में आ गई? तो इसके साथ संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस मैंने बोल दिए, रिव्यू में मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। ये रिएक्शन किसके बारे में है? ये आ सकता है। इस पर एक हाथ बनाया हुआ है बुक के अंदर, वो आपको क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट पैदा होती है, हीट इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में उसको हम ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी वर्ड याद रखना, ठीक है, अपनी मर्जी नहीं करनी। इसमें पानी को स्लोली क्यों मिलाना है, क्योंकि एकदम से मिलाने से नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है। इसमें धीरे धीरे मिलाना है क्योंकि चूना बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, चूना बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। आपको बुक में वर्ड मिलेगा लिखा हुआ विगोरसली, विगोरसली शब्द वहां पे मिलेगा। मैं हर वर्ड बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। विगोरसली का मतलब है बहुत तेजी से हुआ काम, ठीक है। तो उसके बाद इस रिएक्शन में और क्या आ सकता है, इसका भाई केमिकल नाम क्या है, इसका घरेलू नाम क्या है, हिंदी में इसका घरेलू नाम क्या है वो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है वो ये लिखा हुआ है, ये केमिकल नाम है। इसका घरेलू नाम क्या है ये लिखा हुआ है। ये सब वहां पर बुक में मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों को आसान रहे, ठीक है। अब हर क्वेश्चन लिखाने से तो रहा ना, तो इसलिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना, ये किस काम आता है, ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। ये व्हाइट वॉशिंग होने के बाद जो चमकीला पदार्थ बन जाता है 3 दिन बाद या 2 दिन बाद, उसका नाम क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है, वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद बनता है। समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड बातें थी। यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन टॉपिक जो है वो दी एंड हो जाता है, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात कर दी, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानोगे कैसे, जिसमें 1-2 रिएक्टेंट लिए जाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। मैंने ये भी साथ में डिस्कस किया कि आप इस रिएक्शन में अगर हीट पैदा हो तो आप उसको क्या नाम देंगे, और अगर हीट यूज की जाए, ये नाम मैं अभी बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। एक खास रिएक्शन इस टॉपिक के अंदर थी जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्टिविटी से रिलेटेड थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे संबंधित काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आप उनके छोटे छोटे, जब आप वीडियो सुनते हैं तो इनके छोटे छोटे नोट्स बनाया कीजिए। जैसे मैंने आपको बीच में कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि उसको मेरी भाषा में लिखना है, आप अपनी भाषा में छोटे छोटे नोट्स बनाओ, आपके काम आएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और इक्वेशंस आपकी बुक में मेंशन्ड है, आप उनको पढ़ें, समझें कि, और अकेली यही नहीं पढ़नी, ये तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, लेकिन और भी 2-3 रिएक्शन वहां पे दी हुई हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन टॉपिक के नीचे ही दी हुई, ठीक है। पेपर में वो भी तो आ सकती है कि आपको एक रिएक्शन दे दें और उसके बारे में पूछ लिया जाए। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको वो रिएक्शन यहाँ 2-3 लिख कर दूंगा ताकि आपको ये पहचान हो जाए कि बुक में किसकी बात की जा रही थी, ठीक है। तो सारा टॉपिक डिस्कस हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, मैंने आपसे कहा कि बुक में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो हाईलाइटेड हैं उस पीडीएफ लिंक में, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करना है। कई बार उनमें से एमसीक्यू आ जाता है, मैं उनमें से 1-2 यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक को क्लोज करेंगे हम आज। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वहाँ पे एक लिखा हुआ है। पहली बात बर्निंग पहले भी डिस्कस हो चुका है, यानी इसको ऑक्सीजन दी गई होगी। बर्निंग मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, गैस की शक्ल में, यानी कोई मोमबत्ती, कोई फ्लेम, कोई तरीका अपनाया गया होगा। ऑक्सीजन स्पेशल सप्लाई नहीं की गई। नेचुरल गैस किसको बोल रहा हूँ मैं, ये CH4, C बड़ा H बड़ा, दोनों बड़े डालने हैं। इसका और नाम क्या है, आपने मीथेन सुना होगा, मीथेन गैस, ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लिया आपने। उसी को प्राकृतिक गैस बोलते हैं। प्राकृतिक गैस का ही दूसरा नाम क्या है, मीथेन गैस, ठीक है। और इसको क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोला, नेचुरल गैस। तो इस नेचुरल गैस को क्या किया, बर्न, आपने इसको हीट दी है, ठीक है, लेकिन हीट देने के बाद इसने हीट पैदा भी की है। बना क्या दोनों को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का एक ही प्रोडक्ट बना है। ये वाटर बना, वो भी गैसियस फॉर्म में, ये वेपोरेट हो जाएगा, यानी कि स्टीम फॉर्म या जो भी बना ये वेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को मिला के भी एक ही प्रोडक्ट बना था, ठीक है। अब बात आती है कि ये और किस नाम से जानी जा सकती है, एक्सोथर्मिक, मैंने ये नाम अभी बोला, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि आपने इसमें हीट, आपने इसके अंदर हीट पैदा भी हुई है। समझ में आ गई कि नहीं, तो पैदा हुई है तभी तो ये वेपोरेट हुआ है वाटर, तो इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से ये एक नीचे मैंने टॉपिक लिखा है जिस पर आपका क्वेश्चन है बुक के अंदर कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन मैंने सांस लेना नहीं, वो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन कुछ और है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है, रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस का नाम है, ठीक है। तो आमतौर पर हम रेस्पिरेशन पता किसको बोलते हैं, सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नो, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन में ये यूज होता है प्रोसेस, रेस्पिरेशन में और भी बहुत से काम होते हैं,
समझ में आ गई कि नहीं? तो हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन। मैंने क्वेश्चन ये पुटअप किया कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस अगर करते हैं, यानी कि इसके दौरान जो कुछ भी होता है हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, इसीलिए मैंने इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा। ऐसा होता कैसे है, ऐसा क्या बोलते हैं हम तो ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बस इतना ही काम करते हैं? नहीं, ये जो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया ना, ये हमारा बर्निंग का काम करती है। जो आप खाना खाते हो उस खाने में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है, आयरन है, सब कुछ है, प्रोटीन्स हैं। उन सभी को आपने खाने में अलग अलग करके नहीं खाया, आपने खाना खाया। उस खाने के जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, इन सब को आपकी रोटी में से, आपके चावलों में से, आपकी सब्जी में से तोड़ने का काम, ब्रेक करने का काम ये बर्निंग करती है। बर्निंग कौन करेगा? ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, वो ऑक्सीजन अंदर गई, उसने उसको तोड़ा, ठीक है, पेट में जाकर। तो वहां तोड़ने का काम होता है ना, जो जब किसी चीज को तोड़ेंगे वो खुलेगी, उसमें से क्या होगा? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हुई है, ताप पैदा हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी। समझ में आया कि रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी होती है, और ब्रीदिंग की जो ऑक्सीजन है वो आपके द्वारा खाए गए खाने को ब्रेक डाउन करती है, यानी तोड़ती है, और उसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी काफ़ी सारी रिलीज होती है। और जो आपकी चीज़ें टूटी वो बॉडी में जहाँ 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 रिक्वायरमेंट थी ब्लड के रास्ते से वहाँ पहुँच गई। ये सारा प्रोसेस जिसमें डाइजेशन भी हुआ, ब्रेकिंग भी हुआ, सांस भी लिया, इस सारे को मिला के एक नाम दिया गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ सांस लेना नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी है। फूड की ऑक्सीडेशन हुई है, कैसे? ऑक्सीजन मिली है ना आपको, उसने फूड में मिक्स हुआ, वो मिक्स हुई है, तो फूड की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। उससे क्या हुआ? काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी ऊष्माक्षेपी प्रोसेस का नाम देते हैं। यहाँ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक दी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपके काफ़ी सारे प्रश्नों की क्वेरी या सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। फिर भी अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने देखा है बच्चे पिछली वीडियोस में भी कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं होता। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि उनको क्वेश्चन नहीं पूछना है कुछ भी, उनको सब समझ में आ गया। लेकिन ऐसी कई बातें होती हैं बेटा जो उस वक्त देखकर भी, कई बार सुनकर भी समझ में नहीं आ रही होती, तो उसको अलग से पूछने की बजाय आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। एक तो आपकी पार्टिसिपेशन हो गई, एक आपकी व्यूअरशिप हो गई, एक आप बीच में शामिल हो गए कि आपने कुछ पूछा, मैं आपको जवाब दूंगा, आप पूछो तो सही। सिर्फ वेरी नाइस लिखने से या एनीथिंग ऐसा लिखने से कुछ नहीं होता, आपकी पार्टिसिपेशन निल रहती है, क्योंकि आप वहाँ हो भी और नहीं भी हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर उस चैनल के पार्टिसिपेंट नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको धीरे धीरे चैप्टर के बारे में या इस साइंस की वीडियोस के बारे में और नोटिफिकेशन मिलती रहें, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।